हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब आज हम हमारा सेकंड पार्ट इस चैप्टर का हम ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट पूरा देख के आइएगा, बिना उसके आपको यहाँ से समझ में आना थोड़ा सा टफ रहेगा। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का सिंबल जो होता है दैट इज़ कुछ ऐसे अप एंड डाउन लाइंस होती हैं, ऐसा सा कुछ रेजिस्टर का सिंबल होता है। देखते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि मैं रेजिस्टर्स को किन किन तरीके से लगा सकता हूँ। मेरे पास दो तरीके हैं। लेट से मेरे पास पहले 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3। अब मेरे पास इनको अरेंज करने के 2 या उससे ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेन कौन से 2 हैं? पहला होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। कौन सा? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। मतलब कि इन तीनों को मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट ख़त्म किया, फिर मैंने सेकंड लगाया, मैंने ख़त्म किया, फिर मैंने डायरेक्ट थर्ड लगाया और फिर मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। ये तो मेरा एक कॉम्बिनेशन है। सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, मैं इनको आपस ऐसे अरेंज करूंगा कि ये तीनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो। और फिर यहाँ से इनको किसी भी बैटरी के साथ में, मैं सेल के साथ में, बैटरी के साथ में इसको अटैच कर दूंगा। ये 2 तरीके होते हैं किसी भी पैरेलल्स को जोड़ने के, सीरीज़ एंड पैरेलल। बात करते हैं हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमको सबसे पहली जो बात याद रखनी होती है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस द कंडक्टर। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो तो क्या रहेगा, सेम, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो अपना PD होगा, वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? समझो इस चीज़ को कैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने R1 रेजिस्टर लगाया, यहाँ पे मैंने R2 रेजिस्टर लगाया और फिर मैंने R3 रेजिस्टर यहाँ पे लगा दिया और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के साथ में। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम। अब इसके अंदर हमने सीखा कि I पूरी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स इसके ऊपर V1 वोल्टेज हो जाएगा, इस पे V2 V3। I पूरे सर्किट में क्या रहेगा, सेम। बोलो क्या इतनी सी बात समझ में आई? आ जाओ। अगर मैं R1 पर बात करूं, ये R2 है, ये R3 है। अगर मैं R1 पे अगर ओम्स लॉ इम्प्लाई करता हूं, अगर तो ओम्स लॉ क्या कहेगा R1 के ऊपर? हमें फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ का, V = IR। तो R यहाँ पे जो कि है R1, वो क्या हो जाएगा मेरा, ऑन R1 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, R1 पे R का अब मैं अगर R1 की बात करता हूँ तो ये R1 पे हो जाएगा R1 = V/I। V1, V की वैल्यू कितना है, 1 है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो R2 के ऊपर कैसे ही क्या हो जाएगा, R2 =
वी टी अपॉन आई। और अगर R3 की बात करूं, अगर मैं R1 रेजिस्टर पे बात करता हूं तो V1 क्या हो जाएगा बेटा, IR1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसे ही R2 पे क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू IR2। और R3 पे क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू IR3। बोलो क्या ये बात समझ में आई? ये मान लो मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो इसको मैं इस तरफ रख देता हूँ। बोलो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी? अब समझेंगे। मैंने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि टोटल मेरा पीडी कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा सर, तीनों को जोड़ दो, यही कहूंगा क्या, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करो। तो मेरा जो V होगा वो क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू कितना था, IR1, देख लो यहाँ पे। V2 का वैल्यू क्या था, IR2। और V3 का वैल्यू क्या था, IR3। यहाँ पे सब में I कॉमन है तो मैंने I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो क्या, हाँ बिल्कुल सर। अब समझो, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल्स टू IR, यस और नो। यहां से हमने R का फॉर्मूला निकाला V अपॉन I, ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं वापस से इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां से क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा क्या बेटा, I, आगे क्या बचा, V अपॉन I क्या होता है, R होता है। तो R क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। मतलब कि अगर कभी भी आपको सीरीज के अंदर कोई रेजिस्टर्स दे रखे हैं तो यू हैव टू जस्ट ऐड देम, और उसका सम ही क्या आएगा, उसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है, एक बार लिख लो ढंग से। बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की। तो दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात करते हैं दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है, बात करते हैं बेटा दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो हम बोल देंगे दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है अपना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर क्या होगा, अब सीरीज के अंदर करंट क्या थी, सेम, तो यहाँ पे करंट को कर देना डिफरेंट, क्या कर देना, डिफरेंट। और वहाँ पे जो अपना पीडी था वो क्या था, डिफरेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम। इतनी सी बातें याद रखनी है। बोलो क्या याद रहेंगी।
आओ समझते हैं इसको भी। तो समझो बेटा, यहां पे मेरा R1 रेजिस्टर, यहां पे मेरा R2 रेजिस्टर, यहां पे मेरा R3 रेजिस्टर, ये रजिस्टर नंबर R1, ये R2, ये R3। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ कॉमन है? पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, मतलब चेंज क्या है? जल्दी से बोलो, चेंज क्या है? सर V है, तो मतलब I है, सॉरी V तो सेम है, चेंज क्या है? करंट है। क्या हम इतनी चीज़ें बना सकते हैं? ये तो हमने बना लिया हमारा डायग्राम, इसको रखते हैं थोड़ा सा अलग। ठीक है, अब समझो बेटा, एक एक रजिस्टर पे काम करते हैं। अगर मैं R1 रजिस्टर की बात करता हूँ तो वहाँ पे ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? V, क्योंकि सेम है तो V का V ही रहेगा, I1 R1। वैसे ही R2 पे क्या हो जाएगा बेटा? V इज इक्वल्स टू I2 IR2। वैसे ही R3 पे क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू I3 IR3। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। बोलो क्या हाँ या ना? ये बात समझ में आई क्या? आराम से देख लो, कुछ भयंकर मैथ्स नहीं चल रही है, नॉर्मल मैथ्स हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसको अपन साइड में रखते हैं। अब डिफरेंट क्या है? करंट डिफरेंट है, तो हमने वहां पे टोटल वोल्टेज किया था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक करंट। कितना हो जाएगा बेटा? I1 प्लस I2 प्लस I3। वहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था तो हमने किया था V1, V2, V3। तो मैं लिख सकता हूँ दैट I इज इक्वल्स टू I1 का वैल्यू क्या है बेटा? V अपॉन R1 है ना। I2 का वैल्यू क्या है? V अपॉन R2। I3 का वैल्यू क्या है? V अपॉन R3। बोलो क्या इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं एक बार ज़रा यहाँ पे ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। इतनी सी बात याद रखनी है अपने को। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ बेटा? सर I कॉमन ले लो, सॉरी V कॉमन ले लो। V कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब V मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में I अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बोलो हाँ या ना? सही है। यहाँ पे आओ, अगर अब मैं R को इधर ट्रांसपोज कर दूँ तो V अपॉन I हो जाएगा क्या? और अगर मैं इसको 1 अपॉन R लिखूँ तो क्या हो जाएगा? I अपॉन V। यही आ रहा है क्या? ज़रा देखो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट 1 अपॉन R
इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन पूछने लग गए आजकल पेपर के अंदर, तो प्लीज़ ध्यान से समझते हुए कर रहे हैं। इतना हो जाने के बाद में अभी हमें पढ़ने वाले हैं, बस हम चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस बहुत देर तक यूज़ करते हो तो उसका तार थोड़ा गर्म हो जाता है? सबने फील किया हुआ, तार गर्म हो जाता है। जैसे आपने चार्जर का यूज़ किया, चार्जर काफ़ी देर तक यूज़ किया तो चार्जर गर्म हो जाता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो उस वहाँ पे हीट भी जनरेट हो रही है। यस और नो? होगी ही, क्योंकि रेजिस्टेंस है, आपस में टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, तो हीट एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कितना इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, इसी चीज़ को हम एक और नाम से पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ऐसे समझो इस चीज़ को, एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ उसको याद करने का। एक फॉर्मूला याद रख लो हमेशा, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। क्या फॉर्मूला याद रखना है? H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये फॉर्मूला याद क्यों रखना है उसके ऊपर देखते हैं। मैंने कहा I इज इक्वल्स टू, एक मिनट, मैंने कहा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। देखो बेटा, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे करेगा? करंट के स्क्वायर के करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे करेगा? रेजिस्टेंस के करेगा। और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल किस पे करेगा? टेम्परेचर पे करेगा, सॉरी टाइम पे करेगा। कितने किस पे करेगा? टाइम पे करेगा। करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के डायरेक्ट, टाइम के डायरेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I स्क्वायर RT के है। अभी तो सर आपने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले ही, मतलब पहले वाले वीडियो में, कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है? कोई कांस्टेंट। तो सर यहाँ पे क्या कांस्टेंट आया? यहाँ पे तो हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट यूज़ नहीं होता है। अब अगर किसी ने ये 3 पॉइंट याद कर लिए तो उसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर आप ध्यान से पढ़ो, अब क्या कह रहा है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान से देखिएगा, टू द स्क्वायर ऑफ करंट, टू द स्क्वायर ऑफ करंट of the electric current, the resistance of the conductor, the resistance of the conductor, and the time for which current flows, and time for which current flows। यही क्या है आपका? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है बेटा। यही क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब इससे बचने के लिए सभी ध्यान से देखेंगे, इससे इसी मतलब बचने के लिए नहीं, इसी के ऊपर बहुत सारे अप्लायंसेस हमारे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हीटर, फ्यूज, इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं मैं। फ्यूज कैसे काम करता है बेटा? देखो, फ्यूज जो है वो सोल्डर वायर से मिलके बनता है। किससे बनता है? सोल्डर वायर से। याद रखना है, फ्यूज हमेशा सोल्डर वायर से मिलके बनता है। और हीटर जो है
वो हमेशा नाइक्रोम वायर। अभी देखना दोनों की खूबसूरती बताता हूँ। सोल्डर वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जैसे ही उसके अंदर से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। जैसे ही मतलब तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो उनका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम, तो सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आपका अप्लायंस खराब होने से बच जाएगा। नाइक्रोम वायर जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लगभग 6300, लगभग इतने टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको हीटर वगैरह में यूज़ करते हैं बेटा। आ गई बात समझ में? ये किस लॉ पे काम कर रहे हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम कर रहे हैं बेटा। किस पे काम कर रहे हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। दोनों चीज़ें याद रखनी हैं बहुत अच्छी तरीके से। लास्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर का है, इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है? पावर इज द कैपेसिटी। देखो, पहली दो डेफिनेशन बता रहा हूं मैं इसकी। इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कंज्यूम्ड, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है या फिर ट्रांसफ़र हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। एक और अगर ये याद ना हो तो द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट विच पासेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। दोनों में से आप जो डेफिनेशन यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपने सेकंड वाली ध्यान से पढ़ी है तो मैं कह रहा हूँ कि पावर इज दिस, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड पावर। यही क्या है? इसका फॉर्मूला है। हमें क्या याद रखना है? इसकी एसआई यूनिट याद रखनी है। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? जूल, है ना? नहीं, जूल भी होगी। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट। क्या हो जाएगी? वॉट। अब अगर मैं 1000 वॉट की बात करूं तो वो उसको मैं क्या बोलूँगा? 1 kWh। अब ये 1 kWh बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं बेटा। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स पे आता है। वो यूनिट्स पे आता है कि आपने कितना यूनिट यूज़ किया है, उसी पे आपका बिल। वो 1 यूनिट कितनी होती है? 1 किलोवाट आवर। आवर मतलब 1 घंटे के लिए अगर आप एक घंटे में अगर आप 1 किलोवाट यूज़ कर रहे हो तो आप 1 यूनिट यूज़ कर रहे हो। ओके, ये बात याद रखनी है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।